नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आज बात होगी देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि युवाओं को लेकर। तो क्या देश की राजनीति के गलियारों में अब सब युवाओं को लुभाने में लग गए हैं? 27 के चुनाव में युवा वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं और हमें जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें हम ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर छात्रों की जीत के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर आए और जेनजी को संबोधित किया। फिर उसके बाद राहुल गांधी का छात्रों से सीधा संवाद और अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जेनजी को देशभक्त और ईमानदार कहना। ये साबित करता है कि युवा सबसे बड़ा वोट बैंक है और जेनजी को लेकर बीजेपी और आरएसएस दो फाड़ होते हुए भी नजर आ रहे हैं। उधर सीएम योगी प्रदेश में युवा नीति ला रहे हैं, यानी 27 के दंगल के लिए युवाओं के दम पर जीत की तैयारी की जा रही है और कितनी तैयारी और कैसे की जा रही है, इसी पर होगी आज की चर्चा। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा गया, सुनिए। जेन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। डैमेज कंट्रोल इसी को कहते हैं, जब नुकसान हो जाए तो उसकी कैसे डैमेज जो हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। भाजपा लाठियां चला रही, उसकी दिल्ली की सर कील लगी लाठियां चला रही, पेलेट की फायरिंग कर रही है, महिलाओं का अपमान कर रही, और आरएसएस कह रहा है कि इनकी मांगे जायज है तो स्वीकार क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं अमित शाह आके सदन में माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे? जो जनजीत के साथ हुआ अगर वो ईमानदार है। मोहन भागवत जी जो संघ के सर्वे सर्वा है और इनके द्वारा सरकारें बनवाई गई, चाहे केंद्र की हो चाहे हमारे राज्यों में। जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं तो अच्छा होता कि ये सीख जो हमारी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की और सरकारों में बैठे हुए लोग हैं, उनको ये सीख देते तो आज जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, हमारे तमाम युवाओं को, छात्रों को अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। और चलिए हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय मैं आपका करा दूं। आलोक वत्स बीजेपी नेता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। रश्मि सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं और इसी के साथ साथ नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे जुड़ गए हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुरुआत में आलोक जी आपके साथ ही कर रही हूं, बदले बदले सुर आखिर क्यों नजर आ रहे हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस और आप में दो फाड़ हो गई है क्या? क्योंकि एक तरफ आपके तमाम नेता ऐसे बयान देते हैं कि उपद्रवी थे वो और वहां पर विदेशी फंडिंग हो रही थी, और उसके बाद बार बार जब ये बात याद दिलाई जा रही थी आपको कि आप पहले बात कर ले तो चीजें सुधर जाती, तब आप नहीं माने। लेकिन अब आरएसएस प्रमुख यही सेम बात कह रहे हैं कि अगर पहले बात कर लेते तो हालात इतने खराब ना होते। देखिए निशु जी, मैं इस बात को पहले भी विभिन्न चैनलों पे कह चुका हूं कि हमें इनकी ताकत को आंकने में चूक हुई और अर्ली नेगोशिएशन से शायद इतना भयावह स्थिति पैदा नहीं हो पाता। और जो भी इनकी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं। एज ए स्टूडेंट अगर आपका करियर बर्बाद होता आपको नजर आ रहा है, आपके पेरेंट्स जिन्होंने इतनी होप लगाई हुई है आपके ऊपर, पैसे भी लगाए हुए हैं, सबका मन विचलित हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है अंदर से शरीर कि आगे क्या। बिकॉज देयर इज अ ब्लैंक इन फ्रंट। जब कैंसिल हो गया
एज फैक्टर भी आ जाता है कि अगले साल अगर ये होगा तो शायद मैं उसके लिए क्वालिफाई वाली एज क्रॉस कर चुका हूं या कर चुकी होंगी। तो मैंने कहा कि हमसे ये गलती हुई है, चलो देर सवेर चीजों को ठीक किया गया। अब मुझे लगता है कि इनकी ताकत को और इनके मंसूबे को हमें देख कर चलना होगा, हमें ही नहीं, जितनी भी राज्य में जहां जहां भी सरकारें हैं, क्योंकि ये लोग एजुकेशन के अलावा अब दूसरे चीजों पे भी ध्यान देना चालू किए हैं। अभी मैंने सीएलपी के किसी लीडर का एक बयान देखा था, ये लोग जो पार्टी बदल लेते हैं, जीतते कहीं से हैं और चले जाते कहीं और हैं, ये भी चीज इन लोगों के संज्ञान में आ गया है। और वाकई में एक चीज संज्ञान में लेने लायक है, जिस तरीके से दल बदलू हो रहे हैं वो एक अच्छा संकेत नहीं है एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ठीक है, तो इनकी जो भी चीजें हैं अभी तक उभर के सामने आई हैं, ठीक है सर, वो सब जायज हैं और इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन है। ठीक है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। बिल्कुल सर, मैं बहुत इस चीज को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि आप इतनी साफ तौर पर बात कहते हैं। अब रश्मि जी देखिए, वो तो अपनी गलती कबूल रहे हैं कि अपने यहाँ भापने में गलती कर दी, लेकिन आपकी पार्टी की ओर से जो पक्षपात किया जा रहा है उसका क्या? क्योंकि झारखंड के जो जेनजी है वहां के भी तो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा सपोर्ट वहां तो नजर नहीं आ रहा है। तो जेनजी क्या सिर्फ जंतर मंतर पर बैठेंगे और नीट पेपर लीक की ही बात करेंगे तभी होगा? मैं आ रही हूँ आशीष जी आपके पास। रश्मि जी नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, ऐसा है, सिर्फ जंतर मंतर पे बैठे जेनजीज के लिए राहुल गांधी जी ने बात नहीं की। ये सबको पता है कि कल उन्होंने झारखंड के भी जो छात्र आंदोलन में बैठे हैं उनके लिए भी बात की है। सवाल ये उठता है कि इतनी मतलब 36 दिन वो वहां बैठे रहे, पूरे देश के छात्र वहां जंतर मंतर में आए, और उसके बाद जो उनकी ब्रूटलिटी हुई उनके साथ में, वो जग जाहिर है। वो ऐसा क्या मांग रहे थे? वो तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। आप कम से कम इतना शराफत तो दिखाई देते कि अपने किसी प्रतिनिधि को वहां सरकार भेजती बात करने उनसे कि वो क्या मांग रहे थे। ये भी ध्यान नहीं रहा। चलिए, गलती तो मान रहे ना। नहीं, गलती मान लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। ये तो अभी इनकी पॉलिटिक्स चल रही है कि किसी तरह से उनको मना लिया जाए। गलती मानने से ये गलती हुई क्यों? क्या आप इतने नादान हैं? सरकार इतनी नादान है कि उनको पता नहीं है कि भारत देश में कितनी बेरोजगारी है? झूठे आंकड़े और सब कुछ कर देने से तो समस्याओं का समाधान नहीं होता ना। जब छात्र सड़क पे उतरे तब आपको समझ आए सिर्फ एक नीट पेपर लीक का मसला नहीं है। ये भारत देश में बहुत बेरोजगारी है। बच्चे डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। सरकार ने क्या किया उसके लिए? कुछ नहीं। आज आपको समझ में आ रहा है। मैं वापस इस टॉपिक पर लौट रही हूँ। झारखंड के युवाओं को उतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही मैम, कि जितनी जनता की दी गई? आप कह रही बात, आपने अभी कोट किया कि उन्होंने बात की, लेकिन क्या बात से आगे की रणनीति बनाई गई? क्या यहाँ पर भी वही इंतजार किया जा रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी तब इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाएगा? बिल्कुल नहीं। डे 1 से वहां पर आप देखिए तो हमारे प्रतिनिधि वहां बात करने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन जी ने भी बात करने का उनको न्योता दिया है। हाँ। उनके पास से अभी लिस्ट नहीं आई है। जस्ट मैं अभी वही देख रही थी कि उन्होंने अभी छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से अभी लिस्ट नहीं आई है वहां पर, लेकिन अभी तक नहीं भेजी थी मैम। देर तो लेकिन यहाँ पर भी हुई ना। वो कितने दिन तक भूखे? नहीं, एक मिनट। अगर मैं आपसे एक वैलिड क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर पेपर लीक होता है, छात्र ये बात बोलते हैं कि जिनके मेरिट नंबर आए हैं उनको एडमिशन मिला नहीं, जिनके नहीं आए उनको एडमिशन मिल गया, ये तो एक वैलिड चीज थी ना। इसको तो सरकार आंखों देखी गलती दिख रही। इसको समझने में जब वहां की सरकार गलती करती है तो इतनी मुखर विपक्ष नहीं होता है। बहरहाल, मेरे एक और मेहमान है, मैं उनसे, आशीष जी मेरा ये सवाल आपसे रहेगा। आप दो फाड़ की बात करते हैं भाजपा में, लेकिन क्या विपक्ष भी एक दूसरे के साथ जब रहने का वादा करता है, लेकिन साथ रहते रहते क्या आप जनता के मुद्दों से थोड़ा हट नहीं जाते हैं? झारखंड की बात उतनी मुखरता से नहीं होती है जितनी तमाम जंतर मंतर के बच्चों के लिए, जो कि होना चाहिए, हुआ भी, उनको न्याय मिल भी गया और तमाम रिफॉर्म्स की बात भी हो रही है, लेकिन अब कहीं और चीजें खराब होने का वेट किया जा रहा है क्या? देखिए, पहले तो ये समझिए कि जो जंतर मंतर पे बैठे थे उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता से लाठीचार्ज किया, इतना ज्यादा मारा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ अभद्रता करी,
उनके कपड़े फाड़े, उनके गुप्त अंगों को छूने की कोशिश करी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन वो भाजपा की सरकार को दिख ही नहीं रहा है। उनके खिलाफ एक भी चार्जशीट, एक भी एफआईआर हुई है किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ? नहीं हुई ना। तो कैसा न्याय है ये? हम महिलाओं की जो बात करते हैं, तो जो पुलिस ये हरकतें कर रही थी, बेशर्मी से कर रही थी, नंगा नाच रही थी दिल्ली पुलिस वहां, तो आज तक क्यों सोई हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर? दूसरी बात जो आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि दिल्ली में याद करिएगा, बर्बरता की गई, बैरिकेडिंग की गई, इंटरनेट बंद किया गया, खाना आ रहा था उसको भी बंद किया गया, और जो पुलिस ने अपने कांड किए वहां लड़कियों के साथ, वो भी किया गया। क्या इसमें से एक चीज भी आपने झारखंड में देखी कि ये हुआ है कि खाना बंद किया गया हो, इंटरनेट बंद किया गया हो, बैरिकेडिंग की गई हो, पीटा गया? वो तो वहां के छात्रों की समझदारी है सर, वो वहां के छात्रों की नहीं, इसका एक मिनट, इसका श्रेय में किसी को नहीं, इसका श्रेय वहां के छात्रों को जाता है। उन्होंने शुरू से ये बात कही कि हमारे उसमें कोई आजादी के नारे नहीं लगेंगे, कोई ऐसे धार्मिक बयानबाजी हमारे में नहीं होगी, लेकिन यहाँ का जंतर मंतर का मंच जो है वो सभी चीजों के लिए खुला रहा। क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर कुछ लोगों ने गलत किया तो उनके साथ, तो मतलब इसका जस्टिफिकेशन नहीं, ये है कि लड़कियों के साथ आप वहां से कंपेयर करो, इसलिए मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। दूसरे गलत से बैलेंस करने की कोशिश कर नहीं, I'm not। वो नहीं हो सकता है, नहीं वो नहीं हो सकता है, वो भाजपा को करने दीजिए। मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट की ओर से जो पुलिस वालों की आप बात करें जिन्होंने अभद्रता की, उसको लेकर मैंने बहुत बार बहुत रूड वे में सवाल भी पूछा है, किस तरीके से बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट की जो असंवेदनशील टिप्पणी आई वो भी तो सुनिए। पहले कोर्ट ये कहता है कि हमें देखने का समय नहीं है, दूसरी बात में एक मिनट, उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई, किसी ने मांग करी, किसी चैनल ने डिबेट करी कि उन पुलिस वालों के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई? किसी ने कितनी बार, आप शायद देखते नहीं सर, कितनी बार मैंने सवाल पूछा है। जो युवा है, जब मैं बोलता हूं आपको बीच में क्यों बोलना होता है भाई? या तो आप ही सपा की तरफ से बोल लीजिए। सर मैं क्यों बोलूंगी सपा? आप जो बातें कह रहे हैं जस्ट कंप्लीटिंग दैट सेंटेंस, उसके बाद ऑडियो डाउन कर लीजिएगा। बोलिए सर। मैं कह रहा हूं कि देश में जो युवा है वो नाराज क्यों है, मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 26,000 स्कूल बंद कर दिए जाते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। आप 23,000 नई शराब की दुकानें खोलते हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के लिए कहते हैं हम अलग से शराब की दुकान खोलेंगे। ये आपकी परवरिश, ये आपकी नियत है, ये आप देना चाहते हैं इस देश के युवा को। आपने, योगी जी ने 6,812 करोड़ रुपए केवल अपने होर्डिंग पे, अपनी पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया। उन्होंने मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया है। 6,812 करोड़। क्या इन पैसों से नए अस्पताल, नए कॉलेज, नई चीजें नहीं खोल सकती थी? आपने उत्तर प्रदेश की सरकार में जो नौकरियां होती थी उनको संविदा पे कर दिया। केंद्र की सरकार ने जो सरकारी नौकरी जो सेना में होती थी उसको अग्निवीर कर दिया, जिसमें केवल 4 साल के लिए आएंगे और 75% घर जाएंगे, 25% को आप रखेंगे। आपने सेना की और राष्ट्र की भी ऐसी तैसी करी और नौकरी को भी खत्म किया। आपने देश के युवाओं की मोटरसाइकिलों में, कारों में E20 पेट्रोल मिलाना शुरू किया, जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिलें हैं, वो बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सरकार को ठीक है। अब से मैं बीच में काउंटर करूंगी तो आपको फिर बुरा लगेगा। आप अग्निवीर की 4 साल वाली बात बोलते, लेकिन उसके बाद जो पैसा उन्हें दिया जाता है उसका आप जिक्र नहीं करते। खैर, नवीन दुबे जी, डॉक्टरों को 4 साल के लिए बनाएंगे, आपको मंजूर होगा अगर आपका चैनल कहे कि आपको 4 साल के लिए हम नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद घर जाइए कुछ पैसा देकर के? ये देश की सुरक्षा का मामला है। मैं फौज से आता हूं, मुझे मालूम है 4 साल में हम सैनिक नहीं बनाते। ठीक है, ये पता नहीं किस मूर्ख, अव्वल दर्जे की मूर्ख ने इसे कहा है। जितने जनरल थे सबने कहा इंडियन आर्मी इससे नाराज है। ठीक है, तो सब रिटायरमेंट होने के बाद बोलते हैं, वहां पे बैठ के नहीं बोलते। यही प्रॉब्लम है इस देश की। जितने जनरल रिटायर होकर बोल रहे थे कि गलत है देश की सुरक्षा करना। नवीन जी, अब आप जरा समझाइए कि युवाओं का हितैषी आखिर है कौन? क्योंकि सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं कि हम युवाओं के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष तो अपनी गलती मान रहा है, जैसे कि आलोक जी ने भी कहा कि हमने समझने में थोड़ी जो है भांपने में गलती कर दी, चूक गए थोड़ा, लेकिन अब असली हितैषी कौन है युवाओं का, या पक्षपात होता रहेगा युवाओं के साथ? निशु जी देखिए, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। आज हम डिबेट कर रहे हैं मोहन भागवत जी के बयान पर। मोहन भागवत जी इस देश के अंदर किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वो कुछ भी कमिट कर दें, कुछ भी बोल दो, उसकी कोई महत्व नहीं है। कारण क्या है कि उनके पास भारत के संविधान के अनुसार कोई पद नहीं है। वो एक आम नागरिक की तरीके से हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज आती है, मोहन भागवत जी ने बिहार के इलेक्शन के टाइम में बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए।
अब वो अपने बयान से गुलाटी मार गए अभी करनी साहब, आरक्षण तो अनवरत जारी रहना चाहिए। कभी भी वो बोल देते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है, पंडितों ने बनाई, अजीब वो गरीब बयान उनके आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा विषय आता है आपका जैन जी का। देखिए जैन जी के मामले में आज की तारीख में मैं बता दूं कि पूरे देश के अंदर अब जो नया वोटर है वो 50% जैन जी है, युवा वोटर है। आधे मतलब जिसमें आधी आबादी में महिलाएं भी ले लीजिए, आप बेटियां भी ले लीजिए, युवा बच्चे भी ले लीजिए, सब टोटल 50%। और इस 50% ने बाकी विधानसभा के उपचुनाव में दिखा दिया कि वो युवा जो है वो जाति धर्म संप्रदाय इन पर वोट करने वाला नहीं है, उसके अपने मुद्दे हैं, वो मुद्दों पर वोट करेगा। मुद्दों पर दिखाने के लिए भाजपा के पास कुछ है नहीं। पिछले 12 साल की मोदी जी की सरकार हो गई है और 9.5 साल की उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो गई है। आपने डेवलपमेंट कुछ किया नहीं है, उनके विषयों को आपने सॉल्व कहां किया है। पेपर लीक तो एक विषय है, वो तो एक अलग समस्या है। इसके अलावा डेवलपमेंट पर अगर आप बात करें, बड़े बड़े विज्ञापन जा रहे हैं, डेवलपमेंट है कहां? कौन सा शहर ऐसा है जिसमें इंडस्ट्री लगी हो? मुझे तो कोई शहर समझ में नहीं आ रहा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। 75 जिलों में बता दीजिए कौन से जिले में इंडस्ट्री लगाई है, नई इंडस्ट्री लगी हो, जहां आपने उसको विशेष औद्योगिक जोन घोषित किया हो। कहीं कुछ किया ही नहीं है आपने। अब आप समीकरण बैठाते हैं जाति के, देखिए जाति का समीकरण का दौर अब जा चुका है, अब वो खत्म हो गई चीजें। अब युवा जो है वो वोटर है और युवा अपने मुद्दों पर वोट करना जानता है। ठीक है, और वो यही सवाल कर रहा है। 2000 अब एक चीज की जैन जी की हम बात कर रहे हैं नीसू जी, जैन जी किसको कहते हैं? जो बच्चे सन 2000 के आसपास जन्म लिए। आज की तारीख 2017 में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो वो जैन जी 17 साल का था। मोदी जी की 2014 में आई तो वो जैन जी 14 साल का था। उसने तो कांग्रेस सपा इन सब के शासन देखा ही नहीं है, उसने तो आपका देखा है। और आपका देखने के बाद वो मूल्यांकन कर रहा है कि आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, आपने उसके साथ न्याय नहीं किया है, आपने उसको जो आलोक जी इन सभी बातों का जवाब दीजिए। जिस डेवलपमेंट को वो डिजर्व करता था उस पर आपने बात नहीं करी, तो वो क्यों नहीं आपके? ठीक है नवीन जी, आलोक जी इन सभी बातों का जवाब दीजिए और ये बात भी अब बता ही दीजिए कब होगी उन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई। मैं ये बात कई बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं कि जर्नलिस्ट जो है वो ये सवाल नहीं पूछते हैं। मुझे नहीं पता ये डिबेट सब देखते हैं या नहीं, बट हर बार मैंने ये सवाल पूछा है उन पुलिसकर्मी जिन्होंने अभद्रता की महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, उन पर कार्रवाई आप कब करेंगे? पैलेट गन वो चला देते हैं लेकिन आपके पास उसकी जवाबदेही नहीं है, सब नानुकुर करते नजर आ रहे हैं। देखिए निशु जी, जो सपा प्रवक्ता ने कहा वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरे मित्र और छोटे भाई नवीन दुबे जी शुरू से समाजवादी पार्टी में रहे और अभी भी उसका थोड़ा बहुत अंश इनके अंदर रही गया। 22 साल भाजपा में भी रहे, ये भी बताइए। तो इसीलिए इनको हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जितनी डेवलपमेंट योगी जी के राज में हुआ है वो शायद आजादी के बाद अब तक नहीं हुआ था। 3 एक्सप्रेस हाईवे बने, डिफेंस कॉरिडोर बना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज। 30 सेकंड्स आपके पास, समय की बहुत ज्यादा कमी है, समय को आशीष जी के पास जाना है। मैं आ रही हूं। बुंदेलखंड में पानी पहुंचाया गया, 5100 यूनिट तो अभी इसी माह में लगने जा रही है। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ आया। शांति प्रिय वातावरण में वहां की महिलाएं घूम सकती हैं, जो पहले नहीं होता था। अब कोई अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। आलोक जी समय की बहुत ज्यादा कमी, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। मेजर आशीष जी 30 सेकंड्स आपके पास, फिर मैं नवीन जी, फिर मैं आपके पास आऊंगी रश्मि जी। बिल्कुल, अभी विकास की गाथा बताई जा रही थी, मैं उनको बता दूं, शायद उनकी जानकारी में नहीं है और आपके श्रोताओं के लिए भी बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्टों का उद्घाटन किया गया था उसमें से 6 बंद हो चुके हैं, जो कि हमारे टैक्स के पैसे से बनाए गए थे। सब हजारों करोड़ बर्बाद कर दिया गया है। आपने जितनी सड़कें बनाई, अभी लेटेस्ट आपने बनाया था लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, कोई एक एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं है जो पहली बारिश में बैठ नहीं गया। और हमारे टाइम के बनाया हुआ एक्सप्रेसवे 10 साल पुराना हो गया और आज भी फाइटर उस पर उतर जाता है। यह है फर्क आप में और हम में कि आपके बनाए हुए सारे एक्सप्रेसवे पे जितने थे सारे के सारे बैठ गए और कई जगह तो 8-8 10-10 फीट बैठ गए हैं। तो ये हाल है। एक यूनिवर्सिटी आपने नहीं बनाई, एक कोई आप कह रहे हैं हर एक शहर में मेडिकल कॉलेज बनाया आपने,
जरा फोटो डाल दीजिए, जरा उन 4 मेडिकल कॉलेज की जो आपने बनाए हैं, जो चल रहे हैं। बाहर से मत डालिएगा, अंदर से डालिएगा। आपके बिहार में भी एक चल रहा था, आपको जानकारी के लिए बता दूं, भाजपा के राज में 500 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था। 4 साल बाद पता चला कि करीब 250 लोग उसमें तनख्वाह ले रहे थे। जब चेक किया गया तो जमीन पे अस्पताल ही नहीं है और 250 लोग 5 साल से उसमें तनख्वाह ले रहे थे। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। ऐसे ही इनका सारा विकास है, जो सब कुछ इन्हीं को दिखता है और दुनिया में किसी को नहीं दिखता है। और एक बात आपको आज राम मंदिर ट्रस्ट से भी जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इन्होंने वो ट्रस्ट ऐसी बनाई है कि वो आरटीआई के बाहर रखी है राम मंदिर ट्रस्ट को और पीएम केयर फंड को, कि उसमें आरटीआई डाल के आप पूछ नहीं सकते कि 30 सेकंड आपके पास, मैम प्लीज आपको क्लोजिंग रिमार्क्स। ये है आपकी करतूतें। रश्मि जी बोलिए। देखिए ऐसा है, अभी तक तो भाजपा को होश में नहीं आया, होश ही नहीं आया इनको कि इतनी बेरोजगारी है। डेवलपमेंट की ये बात कर रहे हैं, यूपी में डेवलपमेंट का सबको पता है, रोज वीडियो आते हैं, आज ये सड़क धंस गई, आज वो सड़क धंस गई। मतलब एक मैंने देखा 1600 करोड़ की 16 दिन भी नहीं चली। तो ये तो इनका विकास है। करप्शन इनका चरम सीमा पे है। और दूसरी बात ये कहते हैं स्कूल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बंद हुए। एजुकेशन का क्या हाल है यूपी में ये सबको मालूम है। मतलब इन लोगों ने तो मजाक बना दिया है पूरी देश की जनता का। ठीक है नवीन जी, महंगाई की तो आप बात ही मत कीजिए, महंगाई तो एक अलग ही विषय है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा, देखिए नीसू जी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक्स होते हैं, विकास नहीं होते हैं। ये बेसिक्स होते हैं, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो झारखंड की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो कांग्रेस की, या आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, सब सरकारों की जिम्मेदारी होती है, नंबर 1। दूसरी चीज होती है डेवलपमेंट, होता है कि आप किसी भी युवा को उसके क्षेत्र के अंदर रोजगार दे सकें। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझे बता दीजिए कितने विशेष औद्योगिक जोन उत्तर प्रदेश में बनाए गए? कहीं कुछ नहीं किया। 9.25 साल आपके भाषण चले, हिंदू मुसलमान चला है, इसके अलावा चला गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अब जो जेनजी का जमाना आ गया है, ये जेनजी मुद्दों पर वोट करेगा। ये आपके जाति, धर्म, संप्रदाय, नफरती एजेंडों पर चलने वाला नहीं है और उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर बाकी का एग्जाम्पल दूंगा कि अब बदलाव आ चुका है। अब वो पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स का दौर खत्म हो चुका है। अब डेवलपमेंट करोगे तो ही जनता चुनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े इस मसले पर, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जेनजी के बहाने अब जो है वोट बैंक पर निशाना साधा जा रहा है कि वोट बैंक को किसी तरह जो है खुद के पाले में लाया जाए। ऐसे में देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कौन हितैषी बनकर उभरता है और कौन सचमुच में जेनजी का जो है चहीता हो जाता है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में तैयार देखते रहेंगे खबर। नमस्कार।